नमस्ते। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की एक ऐसी गहरी पड़ताल करने वाले हैं जो कोई 100-200 साल नहीं बल्कि लाखों वर्षों का एक अविश्वसनीय सफर है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि इतिहास की शुरुआत किताबों के पन्नों या फिर कुछ हजार साल पुरानी सभ्यताओं से होती है, लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी उन पन्नों पर स्याही लगने से बहुत बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। ये सिर्फ कुछ राजाओं या साम्राज्यों की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता के लगातार आगे बढ़ने, बदलने और टिके रहने की एक शानदार गाथा है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भारत का इतिहास असल में है कितना पुराना। हम अक्सर अकादमिक दुनिया में ये नैरेटिव सुनते हैं कि इस उपमहाद्वीप में इंसानों की कहानी लगभग 1 लाख साल पहले तब शुरू हुई जब अफ्रीका से लोगों ने पलायन किया। पर क्या वाकई ऐसा है? पुरातात्विक साक्ष्य हमें एक बिल्कुल अलग और हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जो हमारे पूरे टाइमलाइन को ही पलट कर रख देती है। अब इस नंबर को देखिए, 5 लाख साल। जी हाँ, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में जो जीवाश्म मिला है, जिसे हम नर्मदा ह्यूमन कहते हैं, वो लगभग 5 लाख साल पुराना है। ये खोज लिटरली उपमहाद्वीप में इंसानों की मौजूदगी की पूरी कहानी को ही बदल देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि होमो इरेक्टस प्रजाति के इंसान उस समय भी हमारे यहाँ मौजूद थे। है ना कमाल की बात? अब इससे पहले कि हम तारीखों और तथ्यों की गहराई में और उतरें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस दार्शनिक विचार को याद रखना बहुत जरूरी है। इतिहास सिर्फ घड़ियों, कैलेंडरों या पत्थरों के बारे में नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली सभ्यतागत यात्रा है। विविधताओं से भरा हमारा ये क्षेत्र न जाने कितनी संस्कृतियों को अपने में समेटे हुए, खुद को लगातार तलाशते हुए आज तक आगे बढ़ा है। इस विशाल यात्रा को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 प्रमुख हिस्सों में बांटेंगे। पहला, आदि मानव और पाषाण युग। दूसरा, हड़प्पा और वैदिक सभ्यताएं। फिर तीसरा, प्राचीन साम्राज्यों का युग। चौथा, मध्यकालीन राज्य और आक्रमण। पांचवां, मुगलों का उदय। और आखिरी में छठा, ब्रिटिश शासन से लेकर स्वतंत्रता तक का सफर। तो चलिए, बिना वक्त गवाए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, आदि मानव और पाषाण युग। यहाँ एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात समझ लेते हैं। इतिहास को अकादमिक तौर पर पढ़ने का एक सख्त ढांचा होता है। पहला है प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक काल, जहाँ कोई लिखित भाषा नहीं थी, सिर्फ पत्थर के औजार या बर्तन मिलते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ लिपियां तो मिली जैसे हड़प्पा में, लेकिन हम आज तक उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जहाँ हमारे पास पुरातात्विक सबूत भी हैं और ऐसा साहित्य भी जिसे हम पढ़ और समझ सकते हैं। अब पाषाण युग के इस क्रमिक विकास को देखिए। ये नर्मदा मानव से शुरू होता है, फिर आज के पाकिस्तान के रिवात में 2 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिलते हैं। इसके बाद भीमबेटका की गुफाओं में 1 लाख साल पुराने चित्र, जो हमारे पूर्वजों यानी होमो सेपियंस की कला का बेहतरीन नमूना है। और फिर आता है नवपाषाण काल, जहां एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट आया। इंसानों ने मेहरगढ़ और दमदमा जैसी जगहों पर खेती करना शुरू कर दिया। सोचिए, गुफाओं में भटकने से लेकर बस्तियां बसाने तक का ये सफर कितना अविश्वसनीय रहा होगा। यहीं से हम अपने दूसरे युग में प्रवेश करते हैं, हड़प्पा और वैदिक सभ्यताएं। अब इंसानों की पत्थरों पर निर्भरता कम हो रही थी और कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हो रही थी। तांबे और टिन को मिलाकर धातु बनाने की यह तकनीक अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, और इसका सबसे शानदार उदाहरण है हमारी हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जैसे विशाल शहर इसके चरम बिंदु थे। इनकी उन्नत धातु विज्ञान, शानदार शहरी नियोजन और व्यापारिक नेटवर्क ने इन्हें उस समय के प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र के बिल्कुल बराबर लाकर खड़ा कर दिया था। अब यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास हड़प्पा जैसी पूरी तरह से बसी हुई हाईटेक शहरी सभ्यता थी, जिसका 1900 ईसा पूर्व के आसपास पतन हो गया, और उसके बाद आता है वैदिक काल, जहाँ शुरुआत में जीवन शैली थोड़ी खानाबदोश और पशुपालन वाली थी। ये काल संस्कृत भाषा और हमारे 4 वेदों के लिए जाना जाता है। वैसे इस बात पर इतिहासकारों में आज भी एक स्वस्थ बहस जारी है कि क्या आर्य बाहर से आए थे या वे मूल रूप से यहीं के थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि साहित्य के नजरिए से ये वेदों की रचना का स्वर्ण युग था। इसके बाद हम ऐतिहासिक कालखंड में कदम रखते हैं, प्राचीन साम्राज्यों का युग।
छठे शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते राजनैतिक ढांचा पूरी तरह बदल गया। समाज अब 16 बड़े राज्यों में बंट चुका था, जिन्हें महाजनपद कहा गया। इनमें मगध, काशी और कौशल जैसे राज्य बहुत ताकतवर थे और सत्ता के लिए हमेशा आपस में टकराते रहते थे। इसी गहमागहमी ने सिकंदर महान का ध्यान भी हमारी तरफ खींचा। 320 ईसा पूर्व के दशक में झेलम नदी के किनारे राजा पोरस और सिकंदर का वो मशहूर युद्ध हुआ। दिलचस्प बात यह है कि ग्रीक और रोमन दस्तावेजों में भी भारतीय राजाओं की इस बहादुरी की जमकर तारीफ की गई है। सिकंदर के जाने के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का पहला पैन इंडिया यानी पूरे देश में फैला साम्राज्य खड़ा किया, जिसे बाद में महान अशोक ने और विस्तार दिया। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश सत्ता में आया और फिर मध्य एशिया से कुछ शासकों का आगमन हुआ, जिन्होंने कुषाण राजवंश की नींव रखी। सम्राट कनिष्क के दौर में कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए, जो समय की भारी आर्थिक समृद्धि का सबूत है। इसके बाद चौथी शताब्दी में उदय होता है गुप्त साम्राज्य का, जिसे उत्तर भारत का क्लासिकल एज या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जैसे महत्वाकांक्षी राजाओं ने साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाया, लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं होता। मध्य एशिया की हूण जनजाति के लगातार हमलों ने 520 ईस्वी तक इस विशाल साम्राज्य को काफी कमजोर कर दिया। इसके बाद भारत फिर से छोटे राज्यों में बंट गया, जहां बाद में हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने राज किया। और इस दौर की बहुत सी दिलचस्प बातें हमें प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग की किताबों में पढ़ने को मिलती हैं। और इसी के साथ हम इतिहास के एक बेहद उथल-पुथल वाले दौर में पहुंचते हैं, मध्यकालीन राज्य और विदेशी आक्रमण। 750 ईस्वी के बाद देश में पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट जैसे बड़े क्षेत्रीय साम्राज्य उभरे और आपस में उलझते रहे। यही वो समय था जब राजपूतों का भी मजबूत उदय हुआ। लेकिन ये दौर बाहरी हमलों का भी गवाह बना। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बड़े आक्रमण किए और फिर मोहम्मद गौरी आया, जिसने 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर पहला मजबूत मुस्लिम नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब इस समय सत्ता का जियोग्राफिकल बैलेंस देखना बहुत रोचक है। एक तरफ उत्तर में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, जहां 5 क्रमिक राजवंशों गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी ने एक के बाद एक राज किया। लेकिन ध्यान दीजिए, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो महान कृष्णदेव राय के नेतृत्व में अपनी चरम ऊंचाइयों पर पहुंचा। जी हां, अत्यंत शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें कालखंड की तरफ, मुगलों का उदय। 1526 में बाबर के आने के बाद मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, पर मुगल शासन के भीतर ही आपको राजकाज चलाने के 2 बिल्कुल अलग तरीके देखने को मिलेंगे। एक तरफ अकबर थे, जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, जजिया कर हटाया और राजपूतों से गठबंधन करके साम्राज्य को बहुत मजबूत किया। और दूसरी तरफ औरंगजेब थे, जिन्हें उनकी कट्टर नीतियों और 1659 में फिर से जजिया लगाने के लिए जाना जाता है। इन्हीं नीतियों की वजह से उनका मराठों जैसी उभरती ताकतों से लंबा और थकाऊ संघर्ष हुआ, जो कहीं न कहीं इस विशाल मुगल साम्राज्य के पतन की वजह भी बना। अब हम अपनी ऐतिहासिक टाइमलाइन के आखिरी और शायद सबसे परिचित दौर में आ गए हैं, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता तक। शुरुआत हुई थी तटों पर मसाले का व्यापार करने आई कुछ यूरोपीय कंपनियों से, लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। बंगाल पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण हो गया। 1840 के दशक तक आते आते अंग्रेजों ने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर अपना शिकंजा कस लिया था। इसी आक्रामक विस्तार का नतीजा था 1857 का वो महाविद्रोह, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इसे बेरहमी से दबा तो दिया गया, लेकिन इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। 20वीं सदी आते आते आज़ादी की ये लड़ाई अपने चरम पर थी, और ये किसी एक विचार या एक तरीके की लड़ाई नहीं थी। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशाल अहिंसक जन आंदोलन चल रहा था, जो अंग्रेजों की नींव हिला रहा था, तो दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे अनगिनत युवाओं का बलिदान और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का सशस्त्र क्रांतिकारी प्रयास भी पूरी ताकत से ब्रिटिश साम्राज्य पर प्रहार कर रहा था। इन दोनों ही रास्तों ने मिलकर आज़ादी की जमीन तैयार की। इन सभी संघर्षों का अंतिम नतीजा था 15 अगस्त 1947 की आज़ादी।
लेकिन ये दिन जश्न के साथ साथ एक बहुत गहरी टीस भी लेकर आया। जिस भूमि ने लाखों वर्षों का निरंतर विकास देखा, जिसने इतने साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा और जो विविध संस्कृतियों का एक शानदार संगम थी, क्या उस लंबी ऐतिहासिक यात्रा का अंत विभाजन ही होना था? आज़ादी तो मिली, लेकिन उपमहाद्वीप दो हिस्सों में हमेशा के लिए बंट गया। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के इस पूरे सफर को देखने के बाद हमें आज भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।